नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 11वां प्रकरण किस संबंध से। दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हीरा ने तो कान्जी से रास्ते में कुछ बात नहीं की, पर सवेरे उसे एक आदमी ने कहा, कुछ सुना कान्जी भाई? क्या तुम नहीं जानते कि रात को धूलिया ने अपनी बहू को पीटा है? क्यों, किस लिए? कान्जी का मुंह तन गया। किस लिए यह तो भगवान जाने, पर 2 दिन हुए किसी जगह तुम सब लोग बैठे थे। कहते हैं कि वहाँ जाकर जीवी सबसे हंसी मजाक कर रही थी। कल रात धूलिया के कान में बात आई होगी। इस पर कहते हैं उसने उसे खूब पीटा है। फोड़ेगा साला करम, हमें क्या? बड़बड़ाते हुए कान्जी अपने घर जाने को उठा। रास्ते में उस छोर पर आती जीवी को देखकर उससे कुछ पूछने की कल रात की मार के विषय में ही इच्छा हुई, पर झट यह देवी जी भी क्या कम है, ऐसे ही काम करती है जिससे कि मार पड़े। यूँ सोचकर चुपचाप चले जाने का निश्चय कर डाला। मन को यह भी लगता था, इसी को बताने की गर्ज नहीं है तो फिर मुझे ही क्या गर्ज पड़ी है जो पूछूं। परंतु दूसरी ओर जीवी भी कान्जी को देखते ही बिल्कुल ढीली सी हो गई थी। आंखों में कुछ कुछ आंसू भी छलकने लगे थे। पैर भी बिल्कुल शिथिल हो गए थे। लगता था जैसे अब गिरी। यदि उस तंग रास्ते में छेड़ी होती तो भले ही घूरे की तरफ क्यों न जाना पड़ता। एक बार को तो जीवी उस छेड़ी से ही अवश्य बाहर निकल गई होती। आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने के लिए उसने बहुत कुछ होठ चबाए और कान्जी को मुंह न दिखे इसके लिए फरिया का छोर भी खींचा, पर सब व्यर्थ गया। अब बोले कान्जी से भी बिना बोले न रहा गया। क्यों, कल रात क्या था? जीवी की एक हल्की सिसकी निकल गई। आंखों से टप टप गिरते आंसू धारा में बदल गए, लेकिन वह बोली कुछ नहीं, खड़ी भी न रही। जैसे ही वह कान्जी को छोड़कर आगे बढ़ी, वैसे ही एक कठोर आवाज़ उसके कान में पड़ी, खड़ी रह। फिर भी जीवी 2 कदम तो चली ही, परंतु आगे कदम रखने की उसकी हिम्मत न हुई, वहीं खड़ी हो गई। कान्जी ने पीछे से घूमकर फिर पूछा, कल रात क्या झगड़ा था? आंखों को पलकों की ओट में रखने का प्रयत्न करती हुई जीवी कठिनाई से कह सकी, कुछ नहीं था, और फिर चलने लगी। कुछ क्यों नहीं था? खड़ी रह, और जो हो सो सब सच सच मुझे बता दे। कान्जी की आंखों में आग थी। आगे पीछे आती पनिहारिनों का भी उसे ध्यान न था। जीवी को बहरी बनी देखकर वह चिल्लाया, क्यों, सुनती नहीं? कहता हूं कि खड़ी रह। जीवी फिर रुकी, आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखने का प्रयत्न किया। रुदन और शब्द दोनों साथ मिल गए। सब इकट्ठे होकर चारों ओर से क्यों मेरी फजीयत और एक सिसकी भरकर चली गई। कान्जी गांव की ओर चला। रास्ते में चलते चलते बड़बड़ाया जाता था, ठीक है बेटा, आज मैं तेरी धूला की खबर लेता हूँ। मैं तो सोचता था कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, पर इस तरह तो जनाब सिर पर ही चढ़े जाते हैं। गांव में यद्यपि वह चुप था, लेकिन उसकी चाल उसके गुस्से को प्रकट कर रही थी। 1-2 ने तो पूछा भी, पर उन्हें उसने टालू जवाब देकर चुप कर दिया। वह सीधा धूला के घर की ओर ही जा रहा था। हीरा घर के मुख्य दरवाजे के बगल में अंदर की ओर बिछी खाट पर बैठा रस्से को जोड़ रहा था। आंगन से होकर जाते रास्ते पर किसी को सपाटे से जाते देखा। पीठ से उसे संदेह हुआ, अरे कान्जी जा रहा है या और कोई? हाँ, क्यों? कान्जी ने 2 कदम पीछे हटकर पूछा। उसकी आंखें लाल थी, मुंह तमतमा रहा था। ऐसे क्यों? हीरा बोल उठा। हंसकर कहा, ले आ, भगत जी अभी खेत से नहीं आए होंगे। कहकर खड़े होते हुए आगे कहा, ला हुक्का भर लें। कान्जी ने खड़े खड़े ही मोहल्ले पर एक नज़र डाली। कतराती आंखों से धूला के घर की ओर देखा। एक भारी सांस लेकर होंठ चबाता हुआ द्वार की ओर मुड़ा। द्वार की ओर मुंह किए और पैर लटकाए खाट पर बैठ गया। हाथ की हथेली पर कनपटी रखकर फिर नीचे से होंठ को चबाने लगा। हीरा की बहू कंकु के लिए कान्जी की यह गंभीर मुख मुद्रा और यह भी इस सीमा तक एक आश्चर्य की ही वस्तु थी। क्यों कान्हा भाई, किस सोच में पड़े हो?
कंकु ने स्तनपान करते बालक को दूसरी ओर लगाते हुए कुछ डरते डरते पूछा। किसी में नहीं, कहकर कान्जी ने हीरा से पूछा, अरे तू तो हुक्का भर रहा था ना? रस्से के साथ गुत्थम गुत्था करते हीरा ने कहा, भरता हूँ इस इतने हिस्से को ठीक करके। तुझे इतनी जल्दी काहे की है? ठीक है जो है सो, तू एक बार हुक्का तो भर, कहकर कांजी दरवाजे के बाहर देखते हुए छोटी छोटी मूँछों पर हाथ फेरने लगा। लेकिन फिर भी खेत में किसी का ढोर घुस गया था क्या? नहीं भाई नहीं, कुछ चिढ़कर कांजी बोला। तो ऐसा गुस्से में कहाँ जा रहा था? कान्जी की मुद्रा फिर कठोर हुई। बोला, कहाँ? उस भंगी की खबर लेने। ये साला हज्जाम अपने मन में समझता क्या है? लेकिन हुआ क्या है? कहकर रस्से को एक ओर डालकर दीवार के सहारे रखे हुक्के को लेते हुए पूछा। तुझसे कुछ कहा? मुझसे क्या कह सकता था? कहता तो वही चार कर, लेकिन उसे चलते फिरते मारता है। वह अपने मन में समझता क्या है? लेकिन भले आदमी, इससे हमें क्या? उसी की चीज़ है, कसूर करेगी तो मारेगा ही। इस बात पर हमारा लड़ने जाने क्या शोभा देगा? किसी को पता चल गया तो इस समय मेरे सामने मत बोल हीरा। सच पूछो तो यह सब तूने ही कराया है। मैं कहता था ना कि यह 2 कौड़ी का आदमी है, बेचारी उल्टा दुख पावेगी। पर अरे लेकिन भले आदमी, यदि कहना है तो कहने के ढंग से ही कहा जाएगा ना। कहीं इस प्रकार ओट लेकर माने पक्ष लेकर लड़ने जाया जाता होगा? कोई राह चलता तक कह सकता है कि भाई इसे क्या, और फिर उससे न अपनी जात मिले न पात और न कोई संबंध। उल्टा संबंध क्यों नहीं है? उसे यहाँ लाने वाले तो तू और मैं, ये 2 जने ही हैं ना। उस बेचारी की कलपती आते इस समय क्या कहती होंगी? तू तो न जात मिले न पात कहकर अलग हो गया, पर मुझसे ये न हो सकेगा। और जैसे गुस्से का उबाल आया हो ऐसे सजग होकर बोला, ला एक बार मुझे हुक्का तो दे, मैं उसकी खबर लेता हूँ अभी। हीरा ने हुक्का देते हुए कहा, तू जरा शांत हो, शांत। यह सब कहने वाले तो हम बैठे हैं, नाहक अपने हाथों अपनी फजीहत क्यों कराता है? कान्जी हुक्का पीना छोड़कर हीरा की ओर गर्दन घुमाते हुए बोला, ऐसी नाहक फजीहत से मैं डरता नहीं हीरा, समझा। इसके विपरीत मैं तो किसी की लड़की की, जो बेचारी न सासरे की रही न पीहर की, फजीहत को रोता हूँ। मुझसे यह नहीं देखा जाता, कहकर हुक्के का घूंट लेकर हीरा को देता हुआ बोला, लोगों का डर लगता है तो तू न बोल, मैं तो उससे भी कहूँगा ही, और अगर साला अबे तबे करेगा तो मारूंगा भी, किसी धोखे में न रहे। कंकु तो सन्नाटे में आ गई। उसने और हीरा ने मिलकर धीरे धीरे कान्जी को शांत किया। अच्छी बात है आज तो, लेकिन यदि उसने कभी दोबारा उसको मारा तो? हाँ, यदि उसका कोई कसूर हो और मारपीट करे तो और बात है, परंतु इस प्रकार चलते फिरते बिना बात मारेगा तो इसका अच्छा फल नहीं निकलेगा हीरा। कहना हो तो कह देना, कहकर कान्जी उठा। कंकु ने धूला को धमकी भी दी। हीरा ने भी धूला को बुरी तरह फटकारा, साथ ही कहा, गरम रोटी मिलती है तो चुपचाप खा। यदि फिर ऐसा किया तो तेरा काका कान्जी अब की बार तुझे मारे बिना न छोड़ेगा। और मैं सच कहता हूँ, उसका गुस्सा है बड़ा खराब। मुझे तो लगता है कि या तो तुझे और तेरी रांड को मार देगा या स्वयं मर जाएगा, और उसमें कोई खास फायदा नहीं होगा। यद्यपि धूला को कान्जी से बेहद डर लगता था, तथापि उसे दूसरी ओर से मुखिया और राज्य के अमलादारों से सहारा भी था। हर समय जुंग पर रखने वाला और मन की बात सुनने वाला रेशमा भी पड़ोस में ही था। फिर यदि कान्जी की जगह कोई दूसरा होता तो उसे अमलदारों का सहारा लेकर उसने ठंडा भी कर दिया होता, लेकिन उसे पता था कि कान्जी मुखिया तो क्या अमलादारों से भी दबने वाला नहीं है। फिर यदि कान्जी की जगह कोई दूसरा होता तो उसे अमलदारों का सहारा लेकर उसने ठंडा भी कर दिया होता, लेकिन उसको पता था कि कान्जी मुखिया तो क्या अमलदारों से भी दबने वाला नहीं है। गत वर्ष ही उसने एक पुलिस वाले का गला दबाकर उसकी जन्म से गाली देने की लत छुड़ा दी थी। इस विषय में अफसरों ने भी थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद काफ़ी हिदायत देकर उसे छोड़ दिया था। धूला ये जानता था कि यदि कान्जी किसी कानून की पकड़ में आ गया
तो फिर राज्य के अमलदार उस पर चढ़ बैठेंगे, लेकिन ऐसे किसी कानून की पकड़ में आवे तब ना। हीरा के समझाने से उसे चेत तो न हुआ, उल्टा उसका गुस्सा ही बढ़ा। मैं भी देखता हूँ कि वह कैसे मारता है। इतने दिनों से अमलदारों की जो बेगार की है वह कब काम आएगी। और धूला की इस धौंस को कान्जी भले ही कुछ न समझता हो, पर हीरा तो उसके प्रभाव को अच्छी तरह जानता था। उसने रात को कान्जी को खूब समझाया, पर कान्जी भी व्यवहार में कच्चा न था। विवशता के स्वर में हीरा से कहा, मैं सब जानता हूँ हीरा, लेकिन उस पर यूँ मार पड़े ये मुझसे नहीं देखा जाता। कुछ देर रुककर, मुझे भी डर लगता है कि या तो मैं किसी को मार बैठूंगा या। कहते हुए कान्जी चुप हो गया, परंतु हीरा समझ गया कि कान्जी या मैं उसे अपने घर में डाल लूँगा ही कहना चाहता था। उस दिन भगत जी से बातचीत करने के बाद से हीरा का संदेह कुछ कम तो हो गया था, पर पत्थर दिल कान्जी को इस बेबसी की हालत में देखकर तो उसे विश्वास हो गया कि जीवी ने इस पर कुछ कर दिया है। और फिर मन ही मन कहा, फोड़ो सिर सब मिलकर, लड़ मरोगे तो भी मेरा क्या।